हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का लेक्चर फिर से मैं लेकर आ गया हूं। और आज के दिन अगेन हम 11th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स पार्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल और हार्ड चैप्टर है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे और ये चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसीलिए हम लाए हैं एक और लेक्चर नंबर 12 है और यही हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 1.3, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पिछले लेक्चर में हमने पूरा कंप्लीट किया था। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 कराने वाले और उसके आगे के अगले लेक्चर्स में कराएंगे। तो बारी बारी से लेक्चर्स देखते रहो। रोज हम लोग आपके लिए वीडियोस डालते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो कंटिन्यूस आप रोज 4-4, 5-5 एग्जांपल्स भी सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग का विद इन 5 to 10 डेज के स्पैन में आप लोग का एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा होगा दोस्तों। और साथ ही में क्यों एक ही चैप्टर ही क्यों, यानी कि आप एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हो, वैसे अलग अलग सब्जेक्ट भी दो है हमारे चैनल के ऊपर। फिजिक्स कंटिन्यूअसली आ रहा है, बायोलॉजी कंटिन्यूअसली 2 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, मैथ्स 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है पहला चैप्टर। तो यार इतने सारी चीजें ऑलरेडी आपके लिए है, तो आपको अपने एग्जाम्स आने वाले जो है ना उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना होगा। 11th को लाइटली मत लेना। बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूं आप लोग के लिए दोस्तों, ठीक है। तो बनाए रखना सपोर्ट आप लोग के खुद के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है दोस्तों। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो यहां से उसको यूटिलाइज करना। अगर आप यहां से पढ़ के जा रहे हो और उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं निकाल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं है ना लाइफ थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएगी यार। तो थोड़ा सा मेहनत आप भी करो। हम तो आपके लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं, थकावट रहती है, सब चीज रहती है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो चेहरे पे आपको पता चल जाएगा कि आज भी अगेन थकावट है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए वीडियोस में रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं सो दैट कि यार आप लोग का लेक्चर्स छूटे ना, आप लोग के कंटिन्यूस वीडियोस आए, ताकि आप लोग का पढ़ाई की जो चीजें है, रिसोर्सेज जो आपको चाहिए उसकी कमी ना हो, वीडियोस की कमी आपको ना हो, ठीक है। तो ऐसे कई सारे वीडियो 6 से लेकर 12 तक के हमारे चैनल के ऊपर प्रेजेंट है, आप बस देखते रहिए, प्यार दिखाते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 की ऑलरेडी शुरुआत की थी, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके थे हम लोग। तो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच 4 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली रियल। मतलब क्लियरली बोल के रखा है कि ये जो वैल्यू है ये प्योरली रियल है। और प्योरली रियल कब होता है, जब कोई इमेजिनरी लाइन पे आता है, मतलब इमेजिनरी लाइन का जो पार्ट रहेगा वो 0 रहेगा, ठीक है ना। इमेजिनरी पॉइंट का z जो रहेगा, IMZ जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर सी बात है, सिंपल से एग्जांपल है, सॉल्व करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक और चीज बोलना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाओ ताकि आप लोग को जो भी क्वेरीज रहेंगे आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सके होगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले ये क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा है, लेकिन इसके पहले हमें ये एक वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। क्या दिया हुआ है, 4 + 3i sin थीटा, यही है बराबर। उसके नीचे क्या है, 1 - 2i sin थीटा, ठीक है, 1 - 2i sin थीटा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नीचे 1 - 2i sin थीटा जो दिख रहा है, क्यों ना मैं इसको रैशनलाइज कर लूं। जब भी हमारा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा आता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ना इसी का उल्टा लेंगे, यानी कि 1 - 2i sin थीटा को 1 + 2i sin थीटा दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा। तो यानी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब इन शॉर्ट हमारा हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 + 2i sin थीटा अपॉन 1 + 2i sin थीटा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ध्यान दोगे तो ये मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा, यानी कि 4 × 1 4, ठीक है। फिर 4 × 2i sin थीटा यानी कि 8i sin थीटा। देखो दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 4 का काम हो गया, दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 3i का साइन है तो 1 × 3i sin थीटा मतलब 3i sin थीटा, वैसे का वैसे ही रहेगा। और ये 3i sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 2i sin थीटा, तो 3 × 2 = 6 मतलब +6, फिर i मतलब i² और sin थीटा मतलब sin² थीटा। ये समझा, ऊपर वाले को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, देखो ये 1 - 2i sin थीटा, ये 1 + 2i sin थीटा है। a - b a + b, a² - b² फॉर्मूला लगा सकता हूं। a² मतलब 1² को लिखेंगे हम लोग 1 या फिर 1² लिख दो, चलो कोई बात नहीं। अब ये है माइनस a² - b² ना, तो a² हो गया माइनस b कौन है, ये वाला, तो b मतलब b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर फिर i² और sin² थीटा। समझा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो ये 4 है, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, लेकिन ये 8i sin थीटा और ये 3i sin थीटा क्या हो जाएगा, 11i sin थीटा हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। और ये 6i² sin² थीटा है ना, तो ये i² क्या होता है, -1 होता है, तो ये हो जाएगा -6, ये -1 हो जाएगा तो इसके से ये -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा sin² थीटा। और नीचे अगर आप देखोगे तो ये 1² 1 हो जाएगा, -2² 4 हो जाएगा और ये i² -1 हो जाएगा, इसके लिए ये प्लस हो गया और ये बचेगा sin² थीटा। ये इतना समझा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नया नहीं था। बस एक चीज आपको पता है, i² = -1। अब इतना लेक्चर्स पढ़ लिए, 12वां लेक्चर्स पे आ गए, इतना तो आपको समझ गया होगा कि यार i² = -1 होता है, ठीक है। तो वही हमने किया है, बस ये हो गया। तो 4 + 11i sin थीटा, ठीक है ना।
और यहाँ पे -6 स्क्वायर साइन थीटा ही हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक चीज क्या रियलाइज होगा, क्यों ना मैं ये दोनों को सेपरेट कर दूं, ठीक है ना, ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये 4 जो है ना इसके साथ लाता हूं, जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप देखो क्या करता हूं मैं, देखो ये 4 को मैं इधर ही लेता हूं, इसको पहले मैं यहाँ पे ऐसा क्लोज कर देता हूं ताकि क्वेश्चन मिक्स ना हो। ये 4 है, ये -6 स्क्वायर को पहले लिखूं तो मैं ऐसा 4 - 6 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 6 साइन स्क्वायर थीटा, मैंने इसको इधर लिखा। और ये 11 जो है ना, ये 11 ऐसा अलग से लिखता हूं मैं, 11 साइन थीटा और बाद में आई लिखता हूं इसको ब्रैकेट बना के, चलेगा क्या, लिख सकता हूं ना। और ये अपॉन करता हूं मैं, दैट इज 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूं क्या, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं, करेक्ट है। अब यहां पे आप देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, ये 4 - 6 स्क्वायर ये थीटा है ना, 4 - 6 साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं अपॉन देता हूं ये 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा को, ठीक है, बीच में प्लस, और ये जो 11 साइन थीटा जो है अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा जो है, ठीक है, और इसके ब्रैकेट में क्या है, आई, तो इसको मैं अलग से लिख सकता हूं। देखो मैंने कुछ किया नहीं है, बस मैंने ये जो डिनोमिनेटर है इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, क्योंकि ये दोनों के नीचे कॉमन है ना, तो इसके नीचे भी आ जाएगा, तो मैंने अलग कर दिया, 4 - 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, बहुत सिंपल है ना। अब 11 साइन थीटा आई जो था, 11 साइन थीटा आई अपॉन दिस कर दिया। अब ये कैसे दिख रहा है मालूम है क्या, a + bi के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज हमें पता है, हम लोग को क्वेश्चन में एक चीज क्लियरली बोल के रखा है दोस्तों, कि हमारा प्योरली रियल है, मतलब द वैल्यू ऑफ थीटा जो हमें निकालना है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू जो है वो रियल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सिंस z जो है हमारा इज प्योरली रियल, ये प्योरली रियल है, बोल के रखा है ना, द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज प्योरली रियल, तो यानी z का वैल्यू जो है वो प्योरली रियल है। इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा इमेजिनरी पार्ट जो होगा, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो मैं इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, मतलब ये मेरा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इज इक्वल टू 0, यानी कि 11 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, 0 के बराबर होगा। इसके बराबर होगा 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी पता है ना, क्वेश्चन में ही बोल के रखा है कि ये प्योरली रियल है, और जब भी कोई मतलब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना प्योरली रियल जब होते हैं तो इमेजिनरी पार्ट उसका 0 होता है, क्योंकि अगर ये सिर्फ रियल है तो यही उसका ओरिजिनल है, ये आंसर नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दिया। अब ये जो नीचे वाला है 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 11 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब मैं इसको ऊपर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है क्या, अभी ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं है, बस सॉल्व करना है इसको। 11 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है ना, 11 भी नीचे चला जाएगा, 0/11 हो जाएगा, मतलब आपका साइन थीटा वो भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब साइन थीटा 0 हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आपका जो साइन थीटा जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, साइन n पाई के बराबर हो जाएगा। और यहां पे हम लोग जो n है वो ले लेंगे हम लोग, दैट बिलोंग्स टू z, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन साइन कैंसिल, देयरफॉर आपका जो थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा n पाई, ठीक है, क्लियर है, कितना सिंपल है, आ गया आंसर। यही हमें पूछा था क्वेश्चन में, यही पूछा था ना कि आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो निकाल लिया, थीटा इज इक्वल टू n पाई, कितना सिंपल तरीके से हमने ये आंसर जो है वो निकाल लिया, समझ में आ गया। चले आगे बढ़ जाएं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ z इज इक्वल टू 3 + 5i देन रिप्रेजेंट, आपको रिप्रेजेंट करना है z, z बार -z और -z बार इन एरगेंस डायग्राम। याद है आपको, मैंने सिखाया था, नहीं भी सिखाया होगा तो कोई बात नहीं, आज सीख लेंगे ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत सिंपल होता है एरगेंस डायग्राम। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 3 + 5i, ये हमारा क्या है, z है जो कि है 3 + 5i, ठीक है, तो z हो गया। अब z बार कितना रहेगा, बार मतलब क्या होता है, उल्टा, तो z बार मतलब 3 + 5i था, तो यानी कि बार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 - 5i, ठीक है, माइनस z कितना हो जाएगा, यानी z वाले को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा -3 - 5i, ठीक है, समझ में आ रहा है, -3 - 5i हो गया। और ये -z बार जो है वो क्या हो जाएगा, ये z बार था, इसका माइनस कर देना, दैट इज -3 + 5i हो गया, समझ में आ गया। अब ये चारों वैल्यू को कुछ नाम दे देता हूं मैं, तो हम लोग क्या मानते हैं कि रिप्रेजेंट दीज इन पॉइंट्स, हम लोग ने अगर इसको पॉइंट्स में ले लिया तो हम लोग पॉइंट्स में क्या बना सकते हैं, जैसे कि इसको मैं a मान रहा हूं,
ठीक है ना, इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, इसको मैं सी मानता हूं और इसको मैं डी मानता हूं। तो 4 पॉइंट्स है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे मुझे बताओ। ए का कितना आ जाएगा, ए का क्या है 3 और 5, तो 3,5 आ जाएगा। बी का कितना है दोस्तों, बी का कितना है 3 और -5, तो ये ले लिया मैंने 3 और -5। सी का कितना है दोस्तों, सी की तरह सी का कितना है -3 -5, ठीक है समझ में आ रहा है। और डी का कितना है -3 और 5, -3 और 5, ये समझ में आ गया। 3 5 3 -5 -3 -5 और -3 + 5, ये हो गया हमारा क्या वैल्यूज, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों वैल्यूज हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हमें मिल गया दैट इज रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें क्या मिल गए, पॉइंट्स मिल गए, ठीक है कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम क्या निकालते हैं, एरोगेंस डायग्राम निकालेंगे। तो एरोगेंस डायग्राम इज नथिंग बट ग्राफ, तो आपको ग्राफ बना लेना है इसी प्रकार से जैसे हम लोग हमेशा ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से। ये आपको आता ही है बहुत अच्छी तरीके से, आप सभी लोग इसमें एक्सपर्ट होंगे, बचपन से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते आ रहे हैं। आपको पता है एक चीज, एक्स जो पार्ट होता है यानी एक्स एक्सिस जो होता है ये आपका रियल एक्सिस होता है, ये क्या होता है रियल एक्सिस होता है। और जो वाई वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, क्या बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ये हमारे एरोगेंट डायग्राम्स का मेथड है, ये आपको पढ़ाया भी होगा मैंने, अगर बाई चांस नहीं पढ़ाया होगा तो अभी समझ जाओ, कुछ है ही नहीं इसमें, बस याद रखना ये रियल और ये इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। इसमें कुछ नंबरिंग कर दो, जैसे कि मैंने इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है। वैसे ये वाला क्या होता है -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है, ठीक है ना, -6 होता है, ये हमने ले लिया। उसी प्रकार नीचे कितना होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, आपकी मर्जी जितना लेना चाहते हो ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है लिख दो, ये हो गया। अब इसमें जो वैल्यूज हमें पता है वो डाल दो, बना दो बस। ये 3 5 है, ए का ग्राफ 3 5 है, ये 3 और ये 5 किधर है, ये वाला, मतलब यहां पे लगभग आएगा आपका कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट, जो कि होगा 3 5। और देख के भी आपको समझ में आ जाएगा ना कि 3 5 मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, आ गया। ये आपका बन गया ए। बी कितना है 3 और -5, मतलब एक्स पे 3 होना चाहिए और वाई पे -5 होना चाहिए, तो 3 -5 किधर आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, मतलब ये 3 और ये -5 लगभग यहां पे आएगा, ठीक है 3 और -5, ये आ गया आपका बी, क्या है 3 और -5, ठीक है। वैसे सी देखो -3 -5 है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो -3 और ये -5, तो ये -3 का लाइन इधर है, -5 का लाइन इधर है, मतलब आपका लगभग यहाँ पे यहाँ के आसपास कुछ वैल्यू आ रहा है जो कि है सी पॉइंट ना, तो सी का नाम है -3, -5, ये आ गया सी। अब लास्ट बचा है डी, -3 + 5 जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस प्लस है, तो -3 ये रहा और +5 किधर है, +5 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, यार 3 वाला लाइन और ये वाला, ये 3 पे आ गया, ये 3 का लाइन और ये 5 का लाइन, तो यहाँ पे क्या आ गया, किसका वैल्यू है, ये डी का वैल्यू है, तो डी क्या है आपका -3 और 5। तो ये जो डायग्राम आपने बनाया है इसी को बोलते हैं एरोगेंस डायग्राम, और आपने ये जो वैल्यू था z z बार -z और -z बार जो है रिप्रेजेंट कर दिया। चाहिए तो आप नाम दे दो, जैसे a को आपने क्या माना था, z माना था, तो ये आपका क्या आ गया, z आ गया। फिर z बार को क्या माना था, b माना था, तो b किधर है, ये b है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी नहीं z बार है ना, ये z बार, तो ये आपका हो गया z बार। फिर आपका c को क्या माना था, -z, तो c किधर है, ये वाला, तो ये आपका -z है। और d को क्या माना था, -z बार, तो d को -z बार माना था, तो ये आपका क्या है, -z बार। तो इस प्रकार से आपने चारों पॉइंट्स को क्या कर दिया, एरोगेंस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। यही तो पूछा था, रिप्रेजेंट करो, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, मिल गया आपको 2 मार्क्स। 2 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, 4 चीज रिप्रेजेंट करने पूछा है, आधा मार्क्स का एक रिप्रेजेंटेशन, बहुत अच्छे तरीके से आपने कर लिया। और बहुत इजी एग्जांपल्स यार, इतना चुटके बजाते ही आप लोग इसको सॉल्व कर सकोगे। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बिंदास कर पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं, जो कि है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, इसको समझो। ये ऑलरेडी हमने इसके 1 या 2 लेक्चर पहले ना हमने आपको कुछ मेथोडोलॉजी इसका सिखाया था और इसके कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे, याद होगा आपको। दैट इज रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वही क्वेश्चन है, आपको पोलर फॉर्म में बनाना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है, बहुत सिंपल है। लेकिन पोलर फॉर्म बनाने के लिए या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाने के लिए आपको थीटा का वैल्यू निकालना पड़ता है। थीटा इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं जेड, वो आपको निकालना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ b बाय a करके। अब डिपेंड करता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में भी, और ये सब चीज हम लोग को पता है। उसके पहले हमें z निकालना होता है, z इज नथिंग बट r, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही सब चीजें आपको, अगर सब पुराने जो लेक्चर्स आपने देखे हैं ना, इसके पहले के पहले के, देखो आपस में सब इंटरकनेक्टेड है ना, एक चैप्टर जो होता है ना आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। पहला पेज पे सिखाया हुआ चीज हो सकता है चौथे या 5वें पेज पे काम आ जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर ध्यान में रखने की जरूरत है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बोला है कि एक्सप्रेस फॉलोइंग इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला है -1 + √3i, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट z इज इक्वल टू -1 + √3i। तो यानी कि इससे हम लोग को क्या मिलेगा, a का वैल्यू मिल जाएगा -1 और b का वैल्यू मिल गया √3, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, -1 √3 मतलब ये क्या है, लाइज इन
कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? माइनस प्लस। माइनस प्लस किस में होता है दोस्तों बताओ? माइनस प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इतना आपको पता चल गया, ठीक है। चलो अब हमको निकालना है z, तो z इज नथिंग बट क्या होता है? मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r ना, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हम लोग को निकल जाएगा। एक्चुअल में हम लोग को एक्चुअल में z नहीं चाहिए, मॉडुलस हमको पूछा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में मॉडुलस का मतलब क्या होता है? r होता है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बिटवीन द ओरिजिन एंड दैट पॉइंट। तो हमें यहां से r मिल जाएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब करोगे, a कितना है? -1 का जो स्क्वायर है प्लस अंडर रूट ऑफ 3 का जो स्क्वायर है, इसको जब आप करोगे तो आप एक्चुअल में क्या मिल रहा है आपको? दैट इज 1 + 3, दैट विल बी इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 4। तो यानी कि आपको r का जो वैल्यू मिल गया यहां पे, वो कितना मिल गया है? 2 मिल गया। r का वैल्यू जब 2 मिल गया तो इससे हम लोग को यूज होने वाला है हमारे फॉर्मूला में, पोलर वाले फॉर्म में या फिर एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में। r तो मिल गया। अब एक और चीज निकालना जो कि थीटा, तो v ने होता है थीटा, अगर मुझे निकालना है तो क्या होता है दोस्तों? वो tan इनवर्स ऑफ b होता है, b बाय a होता है, सॉरी थीटा जो होता है वो tan इनवर्स ऑफ b बाय a होता है। और एक्चुअल में जो थीटा होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? थीटा का जो मतलब होता है वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड ही होता है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है। देखो ध्यान से जो मैं लिखा रहा हूं अभी, यानी कि आपको अगर थीटा निकालना है तो ये एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है? वो एम्पलीट्यूड ऑफ z होता है, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a होता है। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब लाई करता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? प्लस पाई करना पड़ता है, ये हम लोग को पता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों? प्लस पाई करना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पे मुझे एक चीज पता है कि tan इनवर्स जो है, इसमें b का वैल्यू मेरे पास कितना है? देखो b का वैल्यू है √3 और a का वैल्यू है -1, दैट इज प्लस पाई। अब यहां पे अगर आप सॉल्व करो, चलो इधर सॉल्व करवाता हूं आपको, नहीं चलो उधर जगह कम पड़ जाएगा, इधर ही कराता हूं। तो tan इनवर्स ऑफ अगर आप देखोगे तो √3 या -1 जो है, मैं इसको बाहर निकाल दूं तो ये हो जाएगा -10, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आप यहां पे बिल्कुल ध्यान लेके देख पा रहे हो तो मैं माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, तो माइनस बाहर निकल गया तो -10 इनवर्स हो गया, अंडर रूट ऑफ 3 अंदर सिर्फ बचेगा क्योंकि √3/1 इज नथिंग बट √3 प्लस पाई। और आप एक चीज जानते हो कि tan इनवर्स ऑफ √3 कब आता है? tan कौन से एंगल पे √3 आता है? 60 डिग्री पे। 60 मतलब π/3, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा? इज इक्वल टू, ठीक है, थीटा निकल रहा है ना हम लोग का, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ √3 मतलब π/3, तो माइनस π/3, तो ये हो जाएगा -π/3 और प्लस पाई तो पहले से ही था यहाँ पे प्लस पाई। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? दैट इज -π प्लस 3π, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3π माइनस पाई, 2π/π, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? सॉरी 2π/π नहीं, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। -π प्लस 3π डिवाइड बाय 3 और ये 2π/3 हो गया। एक्चुअल में 2π/3 का मतलब क्या होता है? 2π/3, इसका मतलब डिग्री में कितना होता है? हम लोग को पता है, हमने फर्स्ट मैथ्स में पढ़ा हुआ है, मैथ्स 1 का पहला चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में पढ़ा हुआ है। पाई का मतलब होता है 180, मतलब 2 × 180 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 3 6 मतलब एक्चुअल में ये क्या होता है? 120 होता है, ठीक है ना, बराबर ना, 120 डिग्री होता है ना। 2π/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 120 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 2π के जगह पे दैट मतलब थीटा जो है आपका, ठीक है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो आपको एक चीज रियलाइज होगा कि थीटा जो है आपका दैट इज 120 डिग्री है, यानी कि 2π/3 है। मतलब दोनों का वैल्यू आपको पता है, रेडियन में हो चाहे डिग्री में हो, ये आपको पता है। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों? पोलर फॉर्म निकालना है। तो पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ z निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही फॉर्मूला है। इसमें r का वैल्यू मुझे पता है, देखो अभी हमने निकाला था, r का वैल्यू 2 है, करेक्ट है। तो r के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 2, दैट इज cos थीटा, थीटा कितना है? 120 डिग्री, तो 120 डिग्री प्लस i sin 120 डिग्री, ये हो गया। अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, क्या? दैट विल बी इक्वल टू 2, ये cos 120 का मतलब क्या है? 2π/3 ना, तो cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। दिस इज अवर पोलर फॉर्म, ये हमारा पोलर फॉर्म निकल गया, ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज अवर पोलर फॉर्म। अब एक और चीज निकालना है हमें, क्या निकालना है दोस्तों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो ध्यान से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें निकालना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? दैट इज क्या होता है दोस्तों? r e⁻i थीटा, यही फॉर्मूला है हमारे पास। r का वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय e⁻i थीटा, i मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है? 2π/3, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? दैट इज 2e⁻2π/3i, हम लोग i को बाद में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया वैल्यू, किसका वैल्यू बना? दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसी तरीके से आपको पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कितना भी हार्ड से हार्ड दिया हो, बहुत इजी होता है। मेन टू मेन क्या करना होता है? पहला स्टेप आपको इसका ए और बी निकालना पड़ता है, देखना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। दूसरा हमें उसका मॉडुलस यानी कि जेड का वैल्यू निकालना होता है, जेड मतलब आर होता है, वो निकल गया, आर मिल गया। उसके बाद आपको उसका थीटा निकालना होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड करके मिल जाएगा। अब वो जिस
क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है उसके हिसाब से प्लस होता है, प्लस पाई होगा या फिर प्लस 2 पाई होगा या फिर नहीं होगा। उसके बाद हमें एक बार थीटा मिल गया तो पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फॉर्मूले में डाल देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल है। चलो आपको ये एक और एग्जांपल कराता हूं, बहुत अलग टाइप का है। अगर ये आ जाता है बच्चे लोग कंफ्यूज जाते हैं इसमें करना क्या है, माइनस आई दिया है खाली, बच्चे डर जाते हैं यार पोलर फॉर्म निकालना, लेकिन थोड़ा कुछ तो दो यार, किसको सॉल्व करें, माइनस आई को सॉल्व करें क्या? तो ये माइनस आई है क्या? तो सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूं कि लेट z इज इक्वल टू ये माइनस आई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0 प्लस माइनस आई या फिर 0 माइनस आई लिख सकता हूं। ठीक है, 0 माइनस आई, माइनस आई मतलब 1 आई है ना। ठीक है, माइनस आई मतलब 1 आई होता है, यानी कि हम लोग को यहां से a का वैल्यू 0 मिल गया और b का वैल्यू कितना मिल गया, -1 मिल गया, यानी कि 0 और -1। तो मुझे एक बात बताओ कि कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें मेरा x का वैल्यू, मतलब पहले जो होता है x होता है, दूसरा y होता है, तो x का वैल्यू 0 होता है, किसमें होता है, ये y का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, क्लियर कट, कि यहां पे ये किसमें आएगा, y एक्सिस पे बिलोंग करेगा, वो भी नीचे वाले पार्ट यानी निगेटिव y एक्सिस पे आएगा। तो निगेटिव y एक्सिस, और निगेटिव y एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। तो ये किस पे लाई करेगा, निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले r निकालेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, चलो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस b कितना है, -1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो दोस्तों, दैट इज अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, अंडर रूट ऑफ डायरेक्ट 1 लिखता हूं यहां पे, अंडर रूट ऑफ 1, समझा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 ना, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है? ठीक है, आई स्क्वायर इज नथिंग बट 1, अभी अंडर रूट ऑफ 1 इज नथिंग बट 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि r का जो वैल्यू आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहां से मिल गया r का वैल्यू। अब उसके बाद मैं थीटा निकालूंगा, तो थीटा एम्पलीट्यूड ऑफ z होता है ना, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या होता है, b बाय a होता है। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा, यहां पे ये करने की जरूरत है क्या, tan इनवर्स ऑफ b बाय, अगर आपका दिमाग यहां पे चल रहा है तो आप क्लियर कट एक चीज बता सकते हो। क्लियरली मैंने बोल दिया कि जब a 0 है b -1 है, ठीक है ना, a 0 है b -1 है, तो यानी कि -1 इधर होता है तो यहीं पे आएगा, यानी कि ये मेरा इमेजिनरी लाइन है ना, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है, मतलब यहीं पे आ रहा है, तो यहीं पे आ रहा है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के एंड में आ रहा है, मतलब लाइन पे ही आ रहा है। तो ये कितना एंगल होता है थीटा, यहाँ पे कितना एंगल होता है थीटा, थीटा होता है 270 ना, टोटल 360 होता है, ये 90 होता है, ये अपना 180 होता है, तो ये कितना होता है 270 होता है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा जो थीटा है यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्लियर कट हम लोग बोल सकते हैं 270। थीटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z जो आएगा वो tan इनवर्स ऑफ b बाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 270 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट लाइज ऑन निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, उसके ऊपर लाई कर रहा है तो डायरेक्टली आ जाएगा ना। ये हमने आपको बताया किस तरीके से लाई करता है, समझ में आ गया, समझ में आया, बहुत सिंपल था। अब देखो यहां पे ध्यान से, ये हो गया थीटा का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ z इज नथिंग बट r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, r का वैल्यू हमारे पास 1 है, cos थीटा, आप देखो थीटा का 270 है, लेकिन इसको मैं अगर रेडियन में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, 3 पाई बाय 2 लिख सकता हूं। ये 270 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 पाई बाय 2। जैसे कि आपको पता है ये एक्सिस होता है तो ये पाई बाय 2 होता है। ठीक है, ये पाई होता है, ये कितना होता है 3 पाई बाय 2 होता है, और ये 2 पाई होता है, ये तो आपको पता है ना रेडियन में, जैसे ये 90, 180, 270, 360 होता है, वैसे ये रेडियन में भी ऐसा होता है। तो 270 का मतलब क्या होता है, 3 पाई बाय 2। ठीक है, 270 का मतलब क्या होता है, 3 पाई बाय 2। तो मैं कैसे लिख सकता हूं यहाँ पे, पहले तो cos थीटा का वैल्यू कितना है 270 प्लस i sin 270। ठीक है, ये लिख सकता हूं। वैसे इसको मैं वापस से ऐसे लिख सकता हूं, cos 3 पाई बाय 2 प्लस i sin 3 पाई बाय 2, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ये हो गया पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म लिख लिया हमने, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखना है, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज r मल्टीप्लाई बाय e रेज टू आई थीटा। अब देखो यहाँ पे r का वैल्यू मेरे पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय e रेज टू आई, थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 पाई बाय 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दैट इज 1 के जगह पे 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज दैट थिंग ना, तो e रेज टू 3 पाई बाय 2 आई, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये आ गया मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है, कितना सिंपल था। बस जैसे कि मैंने बोला कि आपको मेथड अगर पता है, कॉन्सेप्ट अगर पता है और क्या क्या स्टेप्स आएंगे इसके बाद ये सब पता है, तो यार बहुत इजी हो जाता है ये सब चीज। तो कितना इजीली और अच्छी तरीके से हमने समझा दिया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो एक और एग्जांपल करा देते हैं, लास्ट एग्जांपल, फिर आपको ये लेक्चर को मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है, ये चौथा एग्जांपल है 1/1 प्लस आई। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई।
और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे 1/1 प्लस आई, तो इसको मैं रैशनलाइज कर सकता हूँ ना, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 प्लस आई है, इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज ऊपर हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन ये a प्लस बी, a माइनस बी, यानी 1 स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, यानी 1 माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो 1 माइनस आई इज इक्वल टू 2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/2 माइनस आई बाय 2 लिख सकता हूं। अब ये z हो गया, तो यहां से a का वैल्यू मिल जाएगा, a कितना है, हाफ, a का वैल्यू ये रियल पार्ट है, मतलब a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू है माइनस आई बाई 2, मतलब i मतलब 1, तो 1/2 हो जाएगा, i की जगह पे 1 है ना कोएफिशिएंट, तो 1/2, तो a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू माइनस 1/2। समझा दोस्तों, बहुत सिंपल है यार, मतलब इससे ज्यादा सिंपल हो सकता है क्या, ठीक है ना, ये 1/2 है, ये माइनस 1/2 है ना, तो आ गया a और b का वैल्यू, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, लाइज इन प्लस और माइनस, किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना, प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आने वाले हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब इससे सिंपल तो और कुछ हो नहीं सकता, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो ये सब चीज तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये हो गया लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आ गया। अब यहां पे अगर हम बोलूंगा तो मैं z का वैल्यू निकालता हूं, दैट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू बताओ, 1/4 प्लस 1/4, 4 प्लस 4 8, अंडर रूट ऑफ 8/16, दैट इज 1/2, अंडर रूट ऑफ 1/2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1/2 बचेगा, करेक्ट है, सॉल्व करके देख लेना, मतलब r इज इक्वल टू 1/√2 आएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2, यह आ गया r का वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आ गया, r का वैल्यू 1/√2। अब मैं निकालूंगा क्या, थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या होता है, b बाय a, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब प्लस 2 पाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ b कितना है हमारे पास, माइनस 1/2 है, और ये कितना है 1/2 है, प्लस 2 पाई, मतलब माइनस को मैं बाहर निकालता हूं तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ, ये 1/2 कैंसिल, मतलब सिर्फ 1 बचेगा प्लस 2 पाई। अब आप एक चीज और जानते हो, यहाँ पे क्या जानते हो, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, tan में 1 कब आता है, π/4 45 डिग्री पे आता है, करेक्ट है, tan इनवर्स ऑफ 1 कब आता है, π/4 पे आता है, मतलब यहाँ पे हम लोग को मिलेगा माइनस π/4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा π/4, और ये प्लस 2 पाई तो पहले से ही है, ठीक है ना, यही है ना हमारा वैल्यू, प्लस 2 पाई तो पहले से ही है, इसका मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस पाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, माइनस पाई, ये 4 2 8 हो जाएगा ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो माइनस पाई प्लस 8 पाई डिवाइड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, 8 पाई माइनस पाई, दैट इज 7 π/4 हो जाएगा, ठीक है, 7 π/4 आ गया, तो मुझे मिल गया थीटा का वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू 7 π/4, और इसी को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं, देखो करके देखो, 7 मल्टीप्लाई बाय पाई मतलब 180 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 4 जा 16, 20 4 5 20, 45 7 जा 7 5 जा 35, 3 कैरी, 4 7 जा 28 31, 315 आ रहा है क्या, ठीक है, मतलब हमारा जो ये है थीटा का जो वैल्यू है वो 315 है, ठीक है, ये जो 7 π/4 है ना, इसका मतलब क्या होता है, 315 डिग्री भी होता है, तो थीटा का वैल्यू आ गया, इसमें डिग्री और रेडियन दोनों में आ गया, हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, एक्सपोनेंशियल नहीं सॉरी, पहले पोलर निकालेंगे ना, पहले निकालेंगे पोलर फॉर्म, इसको कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, चलो पहले हम लोग निकालेंगे पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, दैट इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, तो r का वैल्यू कितना है 1/√2 अंडर रूट ब्रैकेट में cos थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 7 π/4 या फिर 315 लिखो, प्लस i sin 315, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/√2 cos 315 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 7 π/4 है ना, 7 π/4 प्लस i sin 7 π/4, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म। अब निकालेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला जो है दोस्तों वो क्या है, r e⁻i थीटा, r का वैल्यू है 1/√2 मल्टीप्लाई बाय e⁻i थीटा, i थीटा का वैल्यू कितना है 7 π/4, लिख दो 7 π/4, इसको सीधा कर दो तो ये हो जाएगा 1/√2 डॉट e 7 π/4 i
दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है, समझ में आ गया? तो देखो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा बोलते हैं ना आपको मेहनत उसमें करना पड़ेगा, लेकिन इजीली आंसर आ जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो यही था दोस्तों हमारे आज के लेक्चर्स के एग्जांपल्स, बहुत बेहतरीन तरीके से करा दिए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको धीरे धीरे ये चैप्टर्स अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। लोग बोलते हैं वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर, और जो ये चैप्टर को समझ लेता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसके लिए पूरा मैथ्स इजी हो जाता है, पूरा 11th स्टैंडर्ड इजी हो जाता है। और जो बचा कुचा है सब चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो प्लीज हमारे वीडियोस को देखते रहो, जितना हो सके अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाते रहो। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो यहीं पे है, लेकिन और लेक्चर्स कंटिन्यूअसली आएंगे और बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर्स कंटिन्यूअसली मिल रहे होंगे, आप लोग कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।